आज जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात करते हैं। क्या वड़ा पाव को आप जंक फूड बोलेंगे? चिप्स को, कोक को, कोला को, फ्रूट जूस को, जो बाजार में आजकल फेक पनीर मिल रहा है उसको, और आइसक्रीम को? इनमें से कौन से फूड्स जंक फूड है और कौन से नहीं? क्यों हम आज इंडियन जंक फूड से जंक इंडियन बोले जा रहे हैं? क्यों 70% हमारे सुपरमार्केट्स ये सारे पैकेज फूड और प्रोसेस्ड फूड से भरे पड़े हैं और सब में जब भी आप जाएंगे बाय वन गेट वन आपको मिलेगा? क्यों जेप्टो, ब्लिंकिट आपसे पैसा बना रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इन सब के पीछे है जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आज हम जाएंगे उसकी दुनिया में। क्या आज के इंडिया में जंक फूड के बिना जीना पॉसिबल है? क्या जंक फूड की जगह है आपके खाने में, आपके डाइट में? क्या वाकई में जंक फूड स्मोकिंग से खराब है? क्यों हमारी फूड पुलिस यानी कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे रेगुलेटर इतने साइलेंट है? इतने साइलेंट है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्सा है उनसे। इसकी भी आज बात करेंगे। एक चीज दोस्तों जरूर कहना चाहूंगा, आज का एपिसोड मैं किसी को शेम या स्केयर या डराना नहीं चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूं ताकि आप डिसाइड कर सके खुद के लिए और आपके बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि वो जो जानता है और वो जानता है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है। He who knows and he knows that he knows is wise। मैंने और एक कहावत भी पढ़ी थी कि keep your friends close but your enemy क्लोजर। ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड मुझे और आपको खिला खिला के कितना बड़ा व्यवसाय बन गया है, उसकी ओर बढ़ते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी हेल्थ की वजह से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। ये पूरे इंडस्ट्री सिर्फ 3 चीजों पे चलती है: चीप प्राइसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। चीप की बात करें तो 10 रुपए में आज आपको चिप्स, कोला या फ्रूट जूस मिल जाते हैं। 5 रुपए में बिस्किट मिल जाती है। 10 या 20 रुपए में आइसक्रीम और चॉकलेट मिल जाते हैं। 10 रुपए में आपको 2 मिनट नूडल मिल जाते हैं। ये सब के प्राइसिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा चीप रखे ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको लगता है ये सस्ते हैं, बट क्या ये रियली में सस्ते हैं? जब आप इनकी साइज सुनेंगे, इनकी रेवेन्यूज के बारे में सुनेंगे, तो शायद आपको भी शॉक लगे। इंडियन पैकेज गुड्स की मार्केट आपके स्क्रीन के सामने है। आज ये 9 लाख करोड़ की मार्केट है और अगर इसका फोरकास्ट देखा जाए तो 2032 तक ये 18 लाख करोड़ की मार्केट हो जाएगी। मतलब हर दिन एवरेज इंडियन 32 रुपए का इंडियन पैकेज फूड खाएगा। जब हम बेवरेजेस की बात करते हैं, इसमें से अगर मैं दारू को निकाल दूं, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक और फंक्शनल बेवरेज बोलते हैं, आज इसकी मार्केट तकरीबन 1,70,000 करोड़ है। इसका फोरकास्ट ये है दोस्तों कि ये 2034 तक डबल हो जाएगी 3.5 लाख करोड़ की। उसका मतलब है हर ऑल्टरनेट डे एक इंडियन या तो कोला पिएगा या फ्रूट जूस पिएगा। ये इंडस्ट्रीज रोज नए सब्सटेंस अपने रिसर्च लैब में टेस्ट कर रही है ताकि ये प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा एडिक्टिव बना सके। जितने ज़्यादा एडिक्टिव, जितनी बेटर उनकी कम्युनिकेशन और जितना बेहतरीन उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ज़्यादा पैसा ये आपके जेब से अपनी ओर करेंगे। इसीलिए आपकी फैमिली और आपके बच्चे इनकी टारगेट ऑडियंस है, जिसको ये टारगेट करते हैं फिल्म सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पीपल के द्वारा। ये सारे 5, 10, 20 रुपए वाले प्रोडक्ट्स बेच के ये कंपनियां कितनी बड़ी हो गई है। क्योंकि मेरा करियर स्टॉक मार्केट में है और मैंने राकेश झुंझुनवाला के साथ भी काम किया है, तो मैं ये सब कंपनीज को उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन या उसकी वैल्यू के हिसाब से देख रहा था। ये फैक्ट है दोस्तों, ये सारा डेटा पब्लिक नॉलेज है। अगर आप देखेंगे नेस्ले, उसका आज मार्केट कैप है 2,30,000 करोड़। हिंदुस्तान लीवर या यूनिलीवर 5,50,000 करोड़। ब्रिटानिया 1,30,000 करोड़। डाबर 85,000 करोड़। जाइडस ग्रुप तकरीबन 1 लाख करोड़। वरुण बेवरेजेस जो कोला बेचती है इंडिया में 1,85,000 करोड़। आईटीसी जो सिगरेट और अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स भी बेचती है 5 लाख करोड़।
डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, जोमेटो 2,30,000 करोड़, स्विगी 80,000 करोड़। हाल ही में जेप्टो ने एक प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, करीबन 50,000 करोड़। डीमार्ट 2,85,000 करोड़। रिलायंस रिटेल तकरीबन 5 लाख करोड़। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 1,25,000 करोड़। हल्दीराम का हाल ही में ट्रांजैक्शन हुआ 1 लाख करोड़। ये सबको मिला ले तो इनकी आज वैल्यू है 30 लाख करोड़। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाले प्रोडक्ट प्लस मार्केटिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसमें कुछ एक कंपनीज तो मैंने ली भी नहीं है, जैसे कैडबरी और मोंडिलीज जो आपको चॉकलेट खिलाती है, पार्ले बिस्किट्स, बालाजी वेफर, अमूल, पेप्सी, ये सबको मिलाएंगे तो इतनी बड़ी इनकी साइज है। लेकिन दोस्तों ये साइज यहाँ ख़त्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जब हम खाते हैं, और आगे हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम सब कस्टमर बनेंगे किसके? इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन हॉस्पिटल्स के। मैं इसीलिए इसको इंडियन हेल्थ केयर नहीं बोलता हूँ, मैं उसको सिक केयर बोलता हूँ। आज हमारी मीडियन एज 27 साल की है, हम बहुत यंग पॉपुलेशन है। इसके बावजूद भी आज हमारी इंडियन हेल्थ केयर मार्केट 31,60,000 करोड़ की है। इसमें मेडिसिन भी आ गई, हॉस्पिटल्स भी आ गए, डायग्नोस्टिक भी आ गए, डॉक्टर्स भी आ गए और वेलनेस हो गए। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू आज 55 लाख करोड़ है, हमारे अल्ट्रा प्रोसेस कंपनीज के लगभग 2 गुना ज़्यादा। अगर ये दोनों को हम मिला ले तो तकरीबन इसकी मार्केट वैल्यू होती है 80 लाख करोड़। जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, एक बहुत चौंकाने वाला सच मेरे सामने आया। अमेरिका में एक बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी थी, फिलिप मॉरिस, मार्लबोरो सिगरेट वाली, बेंसन एंड हेजेस के सिगरेट वाली कंपनी। जैसे जैसे अमेरिका में टोबैको एडवर्टाइजिंग के ऊपर बैन आना शुरू हुए, ये सारी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा कैश था और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उन्होंने सिगरेट को एडिक्टिव बनाया। ये सारी कंपनियों ने जाके उन दिनों बहुत सारी पैकेज गुड कंपनीज को खरीद लिया। फिलिप मॉरिस ने जनरल फूड्स को खरीदा, क्राफ्ट फूड को खरीदा और नेबिस्को फूड को खरीदा, और उनकी जो एडिक्टिवनेस की जो पूरी रिसर्च थी, वो सारा नॉलेज इन्होंने ये सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा एडिक्टिव या पैलेटेबल बनाने में लगा दिया। अगर आप इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस फूड या वो चिप्स कोला की बात करेंगे, आप देखेंगे इसका लाइनेज अमेरिका से इंडिया में आया है। जब आप 80 लाख करोड़ सोचते हैं तो आपको एक अंदाजा तो हो जाएगा कि कितना बड़ा पावर है इनके पास। सबसे पहला पावर ये यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन में। हर रोज आप टीवी में देखेंगे जूस की, कोला की, आइसक्रीम की, बिस्किट की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। किसी में कार्टून कैरेक्टर्स है, किसी में फिल्म स्टार है, किसी में क्रिकेटर्स है। बहुत डिफिकल्ट है आपको इसको इग्नोर करना। जब इनके पास पावर होता है तो ये रेगुलेटर के साथ लॉबी कर सकते हैं। वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारी फूड पुलिस हो, वो पुलिस तो रहे लेकिन बहुत ज़्यादा चौकन्य ना रहे। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा। अगर आप कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड के पैकेट देखेंगे, वो लोग शुगर को 2 कैटेगरी में ब्रेकअप करते हैं, टोटल शुगर और एडेड शुगर। जब आप रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसको ये कैलकुलेट करते हैं एडेड शुगर से। क्यों? क्योंकि ये FSSAI की गाइडलाइन है। दोस्तों, मैं और आप दोनों जानते हैं कि शुगर तो शुगर है, चाहे वो एडेड हो या प्रोडक्ट में पहले से हो। जब आपके शरीर में जाएगी, ग्लूकोज में ब्रेकअप होगा इंसुलिन के द्वारा। अगर आप यूज नहीं कर सकोगे तो आपको मोटा बनाएगी। लेकिन उनके कम्युनिकेशन में वो दिखाते हैं कि ये पैकेट प्रोडक्ट में सिर्फ 10% एडेड शुगर है, आपके RD के बराबर। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट में आप देखेंगे ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं। फ्रूट बेवरेज, वो लोग रखेंगे रियल, वो लोग रखेंगे 100%। ये सब अलाउड है क्योंकि रेगुलेटर इनको अलाउ करते हैं कि अगर आप ये नाम रख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ट्रेड नेम है। ये लोग डिस्क्लेमर भी दोस्तों देते हैं, लेकिन जब आप खरीदते हैं आपको ये स्ट्राइक नहीं होता है कि ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर में फल है।
तीसरा, रेगुलेटर बोलते हैं जब आप लेबल्स बनाते तो आपको सर्व साइज डालनी पड़ती है, और बहुत इंटरेस्टिंग सर्व साइज होती है। बिस्किट के पैकेट में लिखेंगे सर्व साइज 2 बिस्किट, जूस के पैकेट में लिखेंगे 100 ml, जबकि एक ग्लास होता है 200 से 300 ml। और जब ये लोग कैलकुलेशन देते हैं तो 100 ग्राम्स पे भी कैलकुलेशन देते हैं और अपने पर सर्व साइज पे भी कैलकुलेशन करते हैं। एंड ये मेरा पॉइंट है, जब सर्विंग साइज वो लोग डिसाइड करते हैं रेगुलेटर के साथ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को लगता है कि यार ये सर्विंग साइज तो खाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है ना। वो कंपनियां हमें कैसे बोल सकती है यार 2 ही बिस्किट खाओ, और कौन सा हम सुनने वाले हैं। दोस्तों ये हद यहां तक पहुंच गई है, ये पानी नाक के ऊपर इतना चढ़ गया कि हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर को अपने हाथ में लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, क्योंकि एफएसएसआई जो हमारे रेगुलेटर है वो फूड लेबल और फूड पैकेजिंग के ऊपर न्यू गाइडलाइन लाने वाले थे 2020 या 21 में, और इसको ये लॉबी के द्वारा काफी डिले होता गया। और जब भी उनको पूछा गया क्यों, तो बोला हम लोग सारे व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, सून ये आएगा। कहीं ना कहीं किसी को ये बहुत गलत लगा, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की। जब सुप्रीम कोर्ट में ये PIL हियरिंग में आई तो सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जस्टिस पादरीवाला जो ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग करते थे, उनके जजमेंट ने उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उन्हें सिर्फ अब 3 महीने का टाइम दिया है नई गाइडलाइंस के साथ आने के लिए। इस ऑर्डर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा रेगुलेटर को, यू ऑल हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, let the order on the petition come. You will know what Kurkure and Maggi are and how their wrappers should be. Their packets have no information. ये जस्टिस पादरीवाला ने अपने ऑर्डर में लिखा। अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर GST लगा गया है। अगर आप देखेंगे तो चिप्स भुजिया वगैरह के ऊपर 12% है, अगर आप कोला की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर 18% है। ये पूरी इंडस्ट्री की हमने बात की, करीबन 10 से 12 लाख करोड़, तो कहीं ना कहीं 1 से 1.25 लाख करोड़ गवर्नमेंट में इसका GST भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है। जैसे सिगरेट है, टोबैको है, गुटखा है, दारू है, बहुत डिफ़िकल्ट है गवर्नमेंट के लिए बहुत अग्रेसिवली इसको रोकना। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट रेगुलेटर के ऊपर छोड़ देती है कि भाई तुमको जो बेस्ट लगे तुम करो, खाली एक काम करना कि कंज्यूमर को इनफ एंड राइटफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद अगर कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खाना चाहे, जैसे कि वो सिगरेट पीना चाहे या तंबाकू खाना चाहे या दारू पीना चाहे, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी अपने सिटीजन को ये बोल नहीं सकती है कि ये ही खाओ या ये ही पियो। गवर्नमेंट का काम है राइट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के सामने लाना, फिर कंज्यूमर के ऊपर है। क्या जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड दोनों सेम है? दोस्तों थोड़ा सा प्लस माइनस है, बट लार्जली मेरे लिए दोनों सेम ही है। क्या जंक फूड की कोई डेफिनेशन है? अगर आप सच्ची माने में बोले तो कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है जो आपको कोई डिक्शनरी में मिलेगी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में उन्होंने देखा कि सडनली ब्राज़ील का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, और वहाँ के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कार्लोस मोंटेरो, उन्होंने एक पब्लिक और न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साओ paulo में काम करते थे, और इन्होंने गवर्नमेंट और रेगुलेटर के साथ मिलके एक गाइडलाइन तैयार की जिसको आज पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है। इसको ये लोग नोवा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो नोवा क्लासिफिकेशन को आज पूरी दुनिया यूज़ करती है डिफाइन करने के लिए क्या ये खाना जंक फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। तो नोवा क्लासिफिकेशन है क्या? नोवा क्लासिफिकेशन के अंदर में उन्होंने 4 ग्रुप किए। सबसे पहला ग्रुप जिसको वो लोग बोलते थे अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, जो जनरली हमें नेचर में मिलते हैं, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ। दूसरे ग्रुप को उन्होंने बोला प्रोसेस्ड कुलिनरी इंग्रेडिएंट्स, जो हम यूज करते हैं शायद कुकिंग के लिए, सीजनिंग के लिए, जो घर में कुकिंग करने के लिए सामान यूज करते हैं, चाहे आप उसे सॉल्ट बोलिए, ऑयल बोलिए, बटर बोलिए, फ्लावर बोलिए, आटा बोलिए, ये सबको उन्होंने ग्रुप 2
2 के हिसाब से क्लासिफाई किया। ग्रुप 3 यानी कि प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब ग्रुप 1 के प्रोडक्ट्स और ग्रुप 2 के इंग्रेडिएंट्स को लेके जब आप मिला के कुछ खाना बनाते हैं, इनको इन्होंने ग्रुप 3 में क्लासिफाई किया। जैसे कि कैंड वेजिटेबल्स हुए, कैंड फ्रूट्स हुए, घर में बनाई रोटी हुई, चीज हुई, ब्रेड हुई, ये सब को इन्होंने ग्रुप 3 ब्राजील में क्लासिफाई किया। ग्रुप 4 जिसको ये बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसका क्लासिफिकेशन ये था कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटेड होते हैं और इंडस्ट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, घर पे नहीं होता है। ये ज़्यादातर होल फूड्स को लेते हैं और इसको इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको आप रेडी टू कुक, रेडी टू ईट या रेडी टू ड्रिंक भी बोल सकते हैं। और इसमें इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, कैंडी हुई, चिप्स हुआ, कोला हुआ, इंस्टेंट नूडल्स हुआ, ये सब को इन्होंने ब्रेकफास्ट के जो सीरियल्स होते हैं, ये सब को इन्होंने ग्रुप 4 में क्लासीफाई किया। सो जनरली नोवा क्लासिफिकेशन ग्रुप 4 आज वर्ल्ड में इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड की डेफिनेशन मानते हैं। मैंने इस डेफिनेशन का दोस्तों प्रिंसिपल लिया और अपनी खुद की, हमारे कंट्री के लिए, हमारे भारत के लिए खुद की एक डेफिनेशन क्रिएट की है जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। और इसमें मैंने और एक ग्रुप ऐड किया है, ग्रुप 5, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिसको मैं फूड फ्रॉड बोलता हूँ। मेरे लिए दोस्तों ग्रुप 1 मतलब घर का खाना, जो आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी आपके लिए बड़े प्रेम से बनाती है। उन्हें ये विजडम है जानने के लिए कि कौन सा वेजिटेबल कैसा है और इसे किस प्रकार से वो कुक करे और आपको खिलाए। मेरा ये मानना है कि इसी की वजह से अभी तक इंडिया बहुत हेल्दी था और अगर आप घर में खाना खाते हैं तो आप हेल्दियर ही रहेंगे। ये मेरा ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 दोस्तों मेरे लिए वो खाना है जो हम घर में नहीं खाते लेकिन बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में। लेकिन कौन सी रेस्टोरेंट? ये वो रेस्टोरेंट्स है जहां आपको पता है ये लोग क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अच्छे तेल और अच्छे घी में खाना बनाते हैं। ये रेस्टोरेंट जनरली एक्सपेंसिव होती है या थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, आपके घर के कुकिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। मेरे लिए ये ग्रुप 2 है। तीसरा ग्रुप दोस्तों मेरे लिए बहुत यूनिक है इंडिया के लिए। यहाँ पर मैं हमारे जो स्ट्रीट फूड है उसको डालता हूँ, लेकिन वो स्ट्रीट फूड जिसके भैया को या जिसके चाचा को आप ट्रस्ट करते हैं, आपको पता है सालों से ये भैया यहीं पर बनाते हैं, प्रोड्यूस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, पानी अच्छा यूज़ करते हैं, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं मिलाते हैं। दूसरा, इंडिया में बहुत सारे फरसान हाउस है जहां आपको समोसा, कचौरी, ढोकला ये सब मिलता है। अगर ये आपके नेबरहुड का ट्रस्टेड फरसान हाउस है या नमकीन हाउस है, मेरे लिए ये ग्रुप 3 में आते हैं। चौथा ग्रुप मेरे लिए भी वेरी सिमिलर है, वो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड होते हैं या बनाए जाते हैं और इंडिया में बेचे जाते हैं। इसको भी मैंने 4 या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है आपके लिए। सबसे पहला, ये वो जंक फूड है जिसको आप आसानी से पहचानते हैं और आप भी मानते हैं कि ये जंक फूड है, जैसे कि चिप्स, भुजिया, इंस्टेंट नूडल, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट जूस, बिस्किट, चॉकलेट, कुरकुरे, एनर्जी ड्रिंक्स, मैंगो ड्रिंक्स, स्मूदीज, मिल्क ड्रिंक्स और शरबत। दूसरा जो है तो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर और अल्ट्रा प्रोसेस या जंक, लेकिन शायद आप उन्हें जंक नहीं मानते, जैसे कि आइसक्रीम, फ्लेवर्ड लस्सी, आजकल सुपरमार्केट्स में फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी मिलते हैं, वो छोटे छोटे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, जैम्स, सॉसेस, शेजवान चटनी, केचप, मेयोनीज, वो रागी वाले पास्ता, वो मिलेट बेस्ड ऑप्शंस जो आपको देते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, लो शुगर, बेक बट नॉट फ्राइड, नो एडेड शुगर, ये सब मेरे लिए अननोन डेविल्स है, प्रोसेस्ड या जंक फूड है, लेकिन आप इन्हें जंक नहीं मानते हैं। मैंने हाल ही में एक प्रोटीन बार पढ़ा था, वो अपने आप को बोलते हैं यार हम लोग सबकी बहुत सच्चाई से बात करते हैं। जब इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप देखेंगे तो वो खजूर यूज़ नहीं करते, खजूर का पाउडर यूज़ करते हैं। मेरे लिए ये भी एक जंक या प्रोसेस्ड फूड है। जो लोग गुड़ को इस्तेमाल करते हैं या हनी को इस्तेमाल करते हैं शुगर को इंक्रीज़ करने के लिए इंडस्ट्रियली, ये भी मेरे लिए प्रोसेस्ड या जंक फूड है। तीसरे,
सारे QSR रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा वाले, बर्गर वाले, फ्राइड चिकन वाले, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। चौथी कैटेगरी मैंने खुद ने क्रिएट की है, जिसको मैं बहुत डेंजरस बोलता हूँ या इमोरल बोलता हूँ। ये वो कैटेगरी है जो डिसेप्टिव या मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग यूज करती है आपको और आपके बच्चों को जंक या प्रोसेस फूड खिलाने में। इनको मार्केटिंग के द्वारा हेल्दी बताते हैं, है नहीं कुछ भी फ्रूट, लेकिन अपने फ्रूट जूस में फ्रूट के पिक्चर्स डालेंगे। आपको भी पता है ये ड्रिंक पी के ना आपका बच्चा ताकतवर बनेगा या लंबा बनेगा, वो वाले ड्रिंक्स दोस्तों। वो बिस्किट जो है बोलते हैं आपके डाइजेशन को बेटर करेगी, जहां पर कोई भी प्रोडक्ट जो उनको पता है अनहेल्दी है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के द्वारा इसको हेल्दी घोषित करते हैं, मेरे लिए ये डेंजरस इमोरल कैटेगरी में आते हैं। और पांचवा, वो सारे स्ट्रीट फूड या वो सारे फरसान नमकीन हाउस जो अपने प्रोडक्ट्स में बहुत मिलावट करते हैं, बहुत अडल्टरेशन करते हैं और जिनके क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत खराब है, ये भी मेरे लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड या जंक फूड है। पांचवी कैटेगरी मैंने खुद के लिए क्रिएट की है, जिसको मैं बोलता हूँ फूड फ्रॉड प्रोडक्ट्स। ये डेंजरस आपके हेल्थ के लिए भी है, क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट्स को लेके उसको फेक बनाते हैं। आजकल आपने मार्केट में सुना होगा बहुत सारा फेक पनीर आ गया है, ये मेरे लिए एक फूड फ्रॉड है। बहुत सारा मार्केट में आपको फेक घी भी मिलेगा, मेरे लिए ये भी एक फूड फ्रॉड है। वो दूध वाले जो दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिलाते हैं या बहुत ज़्यादा खराब पानी मिलाते हैं, ये भी मेरे लिए एक फूड फ्रॉड है। दूसरा, वो जो अपने खाने में बहुत ज़्यादा कलर मिलाते हैं, स्पेशली पाव भाजी वाले जो पाव भाजी को लाल दिखाने के लिए लाल कलर मिक्स करेंगे। बहुत सारे सब्जी और फ्रूट के वेंडर जो अपने सब्जियों पे कलर यूज़ करते हैं, ये सब मेरे लिए फूड फ्रॉड है। और लास्ट दोस्तों, वो जो आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें एक नया या झूठा लेबल लगाने के लिए, ये सारे मेरे लिए कैटेगरी 5 या फूड फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं, जो मैं उनको जंक फूड से भी बहुत खराब मानता हूँ। ये जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी दुनिया में आए कैसे और कब? दोस्तों, ये सब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरे दुनिया में शांति हुई, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत जनों को नौकरी मिली। नौकरी मिलने के साथ उनकी सैलरी भी बढ़ी। जब सैलरी बढ़ी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे थे, उनको कुकिंग के लिए टाइम नहीं था और तभी फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई। इनिशियली फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छा था। वो लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट को ओरिजिनल स्टेट में रखते थे, उसमें खाली कन्वीनियंस ऐड करते थे ताकि आप घर आके शायद उसको माइक्रोवेव कर सके, थोड़ा बहुत हीट कर सके और खा सके। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनियां थोड़ी थोड़ी बड़ी होते गई, ये सारी कंपनियों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, वो है नफ़ा दोस्तों। हाँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन की शादी हुई, तब अल्ट्रा प्रोसेस फूड इनके बच्चे हुए और वो बच्चे आज हमें सर्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखोगे, अगर मुझे बहुत बड़ा नफ़ा कमाना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना है। अगर मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट बेचना है तो कैसे बेच सकता हूँ बहुत सारा प्रोडक्ट आपको और मेरे को? इस प्रोडक्ट को सस्ता करके। अगर मेरे को प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में बेचना है तो पूरी वैल्यू चेन में मैं एफिशिएंसी लाऊंगा, और ये एफिशिएंसी 2 वजह से आती है। सबसे पहला, मेरे को इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। जैसे ही मैं इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज एक बार ये प्रोडक्ट मैंने सुपरमार्केट में पहुँचा दिए या अगल बगल के किरानों में पहुंचा दिए, उसके बाद वो 3 महीना 4 महीना उसको ले सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियली इन्होंने सब्सटेंसेस उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। दूसरा, उनको ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है, इसके लिए इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर और मिक्सचरिंग आ गई, प्रोसेसिंग आ गई। तीसरा चीज़, उन्होंने ये सारे पैसे मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में लगा दिए ताकि आप इससे दूर ही ना जा सके।
और चौथा, इन्होंने सहारा लिया सुपरमार्केट का, जेप्टो का, ब्लिंकिट का, ताकि ये प्रोडक्ट जब आपको चाहिए एट अ क्लिक ऑफ अ बटन या 5 मिनट के डिस्टेंस में ये आपको मिल सके। इससे ये पूरी अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, आज एक बहुत बड़ी मेगा इंडस्ट्री हो गई है। कितनी बड़ी हो गई है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी उनकी कहानी ख़त्म नहीं होती है। अब इसके साथ इन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को डाल दिया। बहुत बड़े फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इतने बड़े बड़े हस्तियों को ये खाते हुए दिखाया और एंजॉय करते हुए दिखाया। आप उनसे इंस्पायर होके आपने भी शुरू किया। यहाँ पर भी दोस्तों इनकी लालच खत्म नहीं होती है। इसको हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने फ्रॉड्यूलेंट रिसर्च भी किया, बोगस क्लेम्स भी किए और गवर्नमेंट और रेगुलेटर के साथ बहुत ज़्यादा सीक्रेट लॉबिंग भी की। इससे पैदा हुए आपके फेवरेट चिप्स, भुजिया, कोला, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन, बिस्किट, फ्रूट जूस, वो दूध में डालने वाले पाउडर्स, मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक, वो 5-10 रुपए वाली चॉकलेट और वो 1 रुपए वाली कैंडी। हाँ दोस्तों, क्या आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ? क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं दोस्तों, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो मेरी बैटिंग प्रैक्टिस हो रही थी। अगले कुछ मिनटों में आपको रियली दिखाऊंगा अल्ट्रा प्रोसेस फूड के अंदर में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल लीजिए आइसक्रीम का। अगर आप अपनी मॉम या दादी या नानी को पूछेंगे आइसक्रीम का मतलब क्या, वो आपको बोलेंगे फुल फैट मिल्क, उसमें से शायद उन्होंने थोड़ा केसर, थोड़े बादाम पिस्ता मिलाए, चीनी मिलाई और उसको फ्रीज कर दिया, आइसक्रीम बन गया। यह है वो आइसक्रीम जो आप आपके सुपरमार्केट से लेते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपके स्क्रीन के सामने भी है, गौर से आपकी स्क्रीन को देखिए दोस्तों। वाटर, चॉकलेट फेवर्ड कन्फेक्शनरी, फिर देख लीजिए इसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, इमल्सिफायर है, स्टेबिलाइजर्स है, इसके अंदर में शुगर है, पाम ऑयल है, मिल्क सॉलिड है, मिल्क कंपाउंड है, डार्क कंपाउंड चिप्स है, लिक्विड ग्लूकोज है, कोको सॉलिड है। अगर आप ये लिस्ट पढ़ेंगे तो 12, 15, 18 आइटम इंग्रेडिएंट से ये बने गए हैं। इसकी जरूरत क्या है दोस्तों? जरूरत है, अब समझाता हूं इनके कुछ इंग्रेडिएंट जो इन्होंने खाली नाम दिए हैं, जैसे कि E471। E471 मतलब इमल्सिफायर 471। इसको हम लोग साइंस में मोनो या डाइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ये एक स्टेबिलाइजर है, एंटी स्टेलिंग एजेंट है। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है, इधर प्लांट या एनिमल बेस्ड। इनका काम क्या है? इनका काम है इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करना, टेक्सचर बढ़ाना और शेल्फ लाइफ बढ़ाना। जैसे ही आपने शेल्फ लाइफ बढ़ाई, ये प्रोडक्ट लंबा ट्रैवल कर सकेंगे, आप 3 या 6 महीने बाद भी खा सकेंगे। इसकी एक्सपायरी डेट अब 3 से 6 महीना हो गई। स्टेबिलाइजर 410 क्या है दोस्तों? आपने सुना भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं लोकस्ट बीन गम या कार्बो गम या कारो बीन गम या कैरोबीन। हाँ दोस्तों, मैंने भी पहली बार सुना जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था। इसका काम है टू एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट इन फूड प्रोसेसिंग। ये वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेक्सचर और थिकनेस देता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना आइसक्रीम खाएं या वो फ्रोजन डेजर्ट खाएं, एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मेरा बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जितना लंबा इंग्रेडिएंट लिस्ट उतनी कम आपकी लाइफ। पोटैटो चिप्स का लेबल देखिए ये वाला दोस्तों। मैंने आपको बोला था इसमें कितना तेल है, गौर करिएगा दोस्तों। 100 ग्राम पोटैटो चिप्स के पैकेट में 34% तेल है। हाँ दोस्तों, 34% इज ऑयल। अब इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को थोड़ा समझते हैं। घर में पोटैटो चिप्स बनाए थे तो क्या करते हैं? आलू लेते हैं, फ्राई करते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं। 3 ही तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नहीं? लेकिन जब आप इसको अल्ट्रा प्रोसेस जंक में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, सीजनिंग जिसके अंदर में शुगर, सॉल्ट, मिल्क सॉलिड, स्पाइसेस, कंडेमेंट्स, फिर मेल्टोडेक्स्ट्रिन, फिर फ्लेवर, उसके बाद चीज पाउडर, उसके बाद फ्लेवर एनहांसर, वापस एडिबल वेजिटेबल ऑयल, फिर एंटी केकिंग एजेंट। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके वो पोटैटो चिप्स के अंदर में कुछ को डिकोड करने की ट्राई करते हैं। फ्लेवर एनहांसर 6 to 7 क्या है?
दोस्तों ये एक फ्लेवर को एनहांस करता है, इसका एक ही काम है आपके पोटैटो चिप्स को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाना, ताकि आपको इसकी आदत लग जाए। फिर फ्लेवर एनहांसर 631 होता तो ये सॉल्ट और आइसोनिक एसिड से बना हुआ नेचुरल एसिड है, लेकिन ये नेचुरल एसिड सिर्फ एनिमल्स या फिश में मिलता है, इसलिए ये लोग इसको सिंथेटिकली बनाते हैं और आपके प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं। एंटी केकिंग एजेंट 551 की हमने बात की, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये एक बहुत कॉमन एंटी केकिंग एजेंट है जो सिर्फ फूड में नहीं, ये दवाई और कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। इसका काम है ये मटेरियल्स को क्लम्प होने से प्रिवेंट करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट स्मूथ हो और इसमें एक बहुत फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो। भाई मेरे चिप्स में क्यों डाल रहे हो? आपके फेवरेट 2 मिनट नूडल्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट। थिकनर 508 के ऊपर जब मैंने रिसर्च किया, ये एक स्टेबिलाइजर है, थिकनर है और प्रिजर्वेटिव है। ये सॉल्ट को रिप्लेस करता है टू एनहांस द फ्लेवर। INS 412 को भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला ये गुआर बीन से बनता है, थिकनिंग और स्टेबिलाइजिंग एजेंट है। ये फूड और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज होता है। हाँ, ये आपका बच्चा खा रहा है। फिर हेमक्टेंट 45(1) क्या है? ये दोस्तों सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट है। बोलते हैं इसका काम है कि वो मॉइस्चर को जो बचा हुआ है उसको रिटेन करे, टेक्सचर को इम्प्रूव करे। ये बोलते हैं एक वाइट पाउडर होता है जो कॉमनली मीट और सी फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज़ होता है और लेदर प्री टैनिंग एजेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जो आपके वो 2 मिनट नूडल के मसाले के पैकेट में है। डर गए? चलिए थोड़ा बिस्किट को भी देख लेते हैं, वो जो आपको लगता है आपका दिन अच्छा करता है, वो वाली बिस्किट। इनवर्ट सिरप दोस्तों एक लिक्विड स्वीटनर है जो सुक्रोस यानी कि आपकी टेबल शुगर को ब्रेक डाउन करके बनाते हैं। इससे वो जो सिरप बनता है वो चीनी से भी ज्यादा स्वीट होता है, वो इन्होंने इसमें डाला है। E322 आपके बिस्किट में, इसको लेसिथिन भी बोलते हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ये फैट्स और लिक्विड को मिक्स करने का काम करता है जो नॉर्मली ब्लेंड नहीं होते हैं। फ्रूट जूस भी देखते हैं जो आप सुपरमार्केट में खरीदते हैं। आपको तो लगता है यार ये तो फ्रूट जूस है, इसमें और क्या हो सकता है प्रशांत? मेरे को क्या पता। चलिए साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहला पानी, फिर ऑरेंज जूस का कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 10.8%। फिर शुरू होती है कहानी। शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर 330, आयोडाइज सॉल्ट, एंटीऑक्सीडेंट 300, फ्लेवर नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर सब्सटेंसेस। क्या मतलब है इसका? मुझे भी नहीं पता। इसमें से 6 एडिटिव्स को मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा। जब भी आप इन्हें पढ़े या इनका नाम देखें, इसका मतलब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। सबसे पहला इमल्सिफायर और गम्स। ये एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का एक इंटीग्रल पार्ट है जिससे इनका कॉस्ट कम हो जाता है। ये काम करते हैं आइसक्रीम को वेदर से टॉलरेंट करने के लिए, ताकि ये गर्मी या ठंडी में आसानी से ट्रांसपोर्ट कर जाए। फैक्ट्री से ट्रक में, ट्रक से सुपरमार्केट में, सुपरमार्केट से जेप्टो और ब्लिंकिट के गोडाउन में और वहाँ से आपके फ्रिज में। जितना कम टेम्परेचर वेरिएशन उतना बेटर ये प्रोडक्ट्स को ट्रेवल करने के लिए। और ये जो आइसक्रीम में पानी होता है उसमें आइस क्रिस्टल को फॉर्म नहीं करने देते ताकि आपका आइसक्रीम स्मूथ रहे। दूसरा, पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या पाम कर्नेल या कॉटन सीड ऑयल। ये जनरली फ्रेश प्रोडक्ट से बनाते हैं, लेकिन अगर आप पाम ऑयल को टेक्निकली देखेंगे जो फ्रेश पाम कर्नेल से बनते हैं, जो कि फ्रेश पाम ऑयल होता है, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और थोड़ा स्पाइसी होता है। ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड के लिए हार्मफुल है क्योंकि एक फ्लेवर भी आएगी और थोड़ा सा स्पाइस भी आएगा। तो इसको ये लोग 3 चीज करते हैं, रिफाइन करते हैं, ब्लीच करते हैं और डीओड्राइज करते हैं, जिससे कि इसकी वो जो फ्लेवर है वो चली जाए और इसकी स्पाइसनेस चली जाए। इसको पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं या तो मिल्क के साथ या इमल्सिफायर के साथ, ताकि ये जो रियल इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि मिल्क, एग्स और क्रीम, इसको मिमिक कर सके,
दूसरा, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा चीप बना देते हैं। इसीलिए आपके सारे चीप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में इनवेरिएबली आपको या तो पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या कॉटन सीड ऑयल दिखेगा। तीसरा, मेल्टोडेक्स्ट्रिन। ये एक शॉर्ट टर्म ग्लूकोज पॉलीमर्स है जो आपके प्रोडक्ट को एक शीन देता है ताकि आपके वो प्रोडक्ट कुछ शाइन करे और आपके प्रोडक्ट को क्रीमीनेस देता है। ये आपको एक्सपेंसिव डेयरी को रिप्लेस करने में मदद करता है। चौथा, गम या गुआर गम जिसके ऊपर हमने बात की, ये एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं और इसका बड़ा काम है आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाना। पांचवा, फ्लेवर, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इसका एक ही काम है कि उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना ताकि आपकी टंग और आपके सेंसरी नोट्स को एक एलिवेशन मिले। आप याद रखिएगा, जब भी आप एक बहुत फ्लेवरफुल खाना खाते हैं, वो फ्लेवर आपके नोज के थ्रू आपके ब्रेन में जाते हैं और डोपामिन रिलीज करती है जिससे एडिक्शन बढ़ता है। ये ही काम है फ्लेवर, नेचुरल या आर्टिफिशियल फ्लेवर का, आपके प्रोडक्ट को फ्लेवरफुल बनाने का ताकि डोपामिन रिलीज हो जिससे कि आप इसके एडिक्ट हो जाए। इस सिमिलर कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग यूज करते हैं जब हम टोस्ट में बटर लगाते हैं। क्यों? टोस्ट अपने आप विदाउट बटर उतनी टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन जब टोस्ट के ऊपर हम बटर लगाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बटर और टोस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, बटर में जो फ्लेवर है वो आपके नोज के थ्रू जाती है और आपको एक बहुत ही सेंसरी एक्सपीरियंस देती है। इसी की वजह से जब इंडियन खाना में हम तड़का लगाते हैं, वो तड़का घी या तेल का लगाते हैं, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। वो स्पाइसेस का काम क्या है? आपके फ्लेवर प्रोफाइल को एक्सटेंड करना ताकि आपको बहुत टेस्टी लगे वो खाना। वो सारा साइंस ये लोग फ्लेवर नेचुरल और आर्टिफिशियल के थ्रू आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में डालते हैं। और लास्ट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल से दोस्तों ट्रांस फैट बनता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल तेल को लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं। इससे इसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है, इसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। अगर आपने कपकेक खाया होगा, कपकेक के ऊपर में जो वो क्रीमी लेयर रहती है वो हाइड्रोजनेटेड है। इसीलिए अगर आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो वो मेल्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इन्होंने हाइड्रोजनेटेड कर दिया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो दोस्तों ये है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की दुनिया, जंक फूड की दुनिया। अच्छे खाने को प्रोसेसिंग के थ्रू, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत सारे इस एडिटिव्स को ऐड करके ऐसा खाना बनाए, उसको ऐसे पैकेटिंग करे जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, कॉस्ट बहुत कम रहे और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के द्वारा आपको ज़्यादा खिलाए। इसी ऐसी एक पैकेजिंग कंपनी की पंच लाइन थी, नो वन कैन ईट जस्ट वन, एंड दे आर राइट, नो वन कैन ईट जस्ट वन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे स्ट्रीट फूड और जंक फूड की तरफ। क्या अपने इंडिया में मिलने वाले स्ट्रीट फूड, चाहे वो पानी पूरी हो, गोलगप्पा हो, पुचका हो, भेलपुरी हो, सेव पूरी हो, दही बल्ला हो, रगड़ा पैटी हो, वो झालमुड़ी हो, सैंडविच, छोला भटूरा, समोसा, कचौरी, जलेबी, गुलाब जामुन, कुल्फ़ी, वो मेवाड़ के आइसक्रीम, वो डोसा, वो भजिया, वो पराठा, क्या ये जंक या अल्ट्रा प्रोसेस फूड है? बहुत सिंपली अगर आंसर करना चाहूँ तो सबके अपने अपने आंसर्स होंगे, लेकिन मैंने इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से देखने और रिसर्च करने की कोशिश की और आंसर आपको ये टेबल के साथ में दूंगा। क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैंने बॉम्बे के बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड और जहाँ पर ये फेमस है उनको लिया और इंडिया में एक जर्मन FSSAI अक्रेडिटेड लैब में ये सारे स्ट्रीट फूड को भेजा, ये जानने के लिए कि इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स क्या है। फिर मैंने इसको कंपेयर किया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट के अंदर में आते हैं, सुपर मार्केट में मिलते हैं, और मेरी फाइंडिंग आपको शायद हिला दे। तो क्या थी मेरी फाइंडिंग? क्या ये आपके चिप्स कोला से बेटर है या आपके स्ट्रीट फूड इनसे ज़्यादा बेटर है? अगर आप ये टेबल आपके सामने देखेंगे तो आंसर आपके सामने है। हमारे स्ट्रीट फूड अगर आप एक अच्छे भैया या चाचा से खा रहे हैं जिस पे आपको भरोसा है, तो ये आपके अल्ट्रा प्रोसेस फूड से कहीं ज़्यादा बेटर है। हाँ दोस्तों, ये रहा डेटा।
मैंने गुरु कृपा के समोसे लिए और उसमें मैंने ये पाया उसमें 100 ग्राम में 234 कैलोरी है। इसको अगर आप चिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो चिप्स में 531 कैलोरीज है और भुजिया में 580 कैलोरीज है पर 100 ग्राम्स। तो आपके गुरु कृपा के समोसा में चिप्स और भुजिया से लगभग 50% कम कैलोरीज है। जब मैंने ये कंपेयर किया कीर्ति कॉलेज के वड़ा पाव से तो उसमें भी आपके भुजिया और चिप्स पैकेट से 50% कम कैलोरीज थी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपके गुरु कृपा के समोसे या कीर्ति कॉलेज के वड़ा पाव में अगर आप मॉइस्चर देखेंगे तो 45 to 46% इसमें मॉइस्चर था। याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर भी बताया, इस टेबल में भी है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड में मॉइस्चर नहीं होता है, वो निकाल दिया जाता है। आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मॉइस्चर आपके स्टमक में जाके एक लेयर क्रिएट करता है जिससे आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा फुल है। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है 2 से ज़्यादा वड़ा पाव या 2 या 3 से ज़्यादा समोसा खाने में, लेकिन चिप्स के पैकेट आप फट फट निगल सकते हैं। सबसे बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्ट था फैट्स यानी कि तेल। मैं ये मानता हूँ दोनों के तेल की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गुरु कृपा के समोसे में 7.45% तेल था और अशोक वड़ा पाव में सिर्फ 5% तेल था 100 ग्राम्स में। जब आप चिप्स और भुजिया की बात करेंगे तो चिप्स में 35% तेल था, आपके समोसा और वड़ा पाव के कंपैरिजन में 5 से 7 गुना ज्यादा। भुजिया में 40% ऑयल था, आपके वड़ा पाव से 8 गुना ज्यादा। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो मोर और लेस सिमिलर प्रोटीन था एक्सेप्ट भुजिया में करीबन 14 ग्राम प्रोटीन था। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो मोर और लेस सिमिलर था। लेकिन हाँ दोस्तों, एक जगह आपके स्ट्रीट फूड में कुछ ज़्यादा था चिप्स और भुजिया से, वो था शुगर। क्योंकि जब ये आलू का मसाला बनाते हैं इसमें ये लोग थोड़ी शक्कर डालते हैं, इसलिए गुरु कृपा के समोसे में 18% शुगर थी और अशोक वड़ा पाव में करीबन 5% शुगर थी। अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी आपके स्ट्रीट फूड में अल्ट्रा प्रोसेस फूड से कम थी, रफली 50% कम। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत ये वड़ा पाव में तो सॉल्ट ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, इसलिए सॉल्ट ज़्यादा है क्योंकि उसमें वो लोग वो जो ड्राई लहसुन है उसकी चटनी डालते हैं। अगर वो हटा देंगे तो कम है, नहीं हटाएंगे तो सिमिलर है। इसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड की डेफिनेशन भी देखते हैं। क्या ये इंडस्ट्रियली मेड है? नो। क्या इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है? नो। क्या ये कैलोरी डेंस है? प्रॉबली, बट नहीं। क्या इसमें एडिक्टिव, पैलेटेबिलिटी, टेस्टी वो सब कुछ है? प्रॉबली आंसर यस। क्या ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं? अगेन आंसर है नो। क्या ये सस्ते हैं? अगेन आंसर इज यस। सो 2 to 3 out of 6 और 7 कैरेक्टरिस्टिक मीट करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियली मेड, हाई शेल्फ लाइफ, ये सब हमारे स्ट्रीट फूड में नहीं है। और क्या नहीं है हमारे स्ट्रीट फूड में दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड में हमारे स्ट्रीट फूड में नहीं है। हमारे वो स्ट्रीट फूड वाले भैया या चाचा कभी ये नहीं बोलते कि मेरे प्रोडक्ट हेल्दी है, जो ये काफ़ी सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्लेम करते हैं अपनी मार्केटिंग में। दूसरा, कभी ये अपने प्रोडक्ट्स में कार्टून कैरेक्टर्स या ब्राइटनेस या वो सब नहीं दिखाता है जिससे ये बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। हाँ दोस्तों, ये 2 चीज़ हमारे स्ट्रीट फूड में मिसिंग है। इसीलिए जब मैंने अपनी डेफिनेशन की थी अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, मैंने इनको ग्रुप 3 में रखा था। आशा है आप मेरे से सहमत होंगे। अगर आप मुझसे सहमत नहीं है और आपकी खुद की रीज़न है तो प्लीज़ जरूर कमेंट करिएगा, मैं भी आपसे सीखूंगा। पर दोस्तों, रियल क्वेश्चन यही है कि क्या अल्ट्रा प्रोसेस फूड आपके और आपके बच्चों की सेहत के लिए खराब है? एंड दोस्तों, मैंने बहुत डिस्पैशनेटली इस चीज को सोचा और रिसर्च किया। मैं 2 चीज आपसे बोलूंगा। एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी केविन हॉल ने, जहां उन्होंने एक कॉज़ैलिटी एस्टैब्लिश की। कॉज़ैलिटी का मतलब, जैसे हम बोलते हैं स्मोक करने से कैंसर होता है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर।
ये स्टडी में उन्होंने कॉजेलिटी एस्टेब्लिश की अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, जो मैं बात करूंगा। दूसरा दोस्तों, बहुत 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 स्टडीज हुई है जहां कॉजेलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, लेकिन एक एसोसिएशन या एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हुआ है। तो मैं दोनों चीज की बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं केविन हॉल के स्टडी की। इन्होंने दोस्तों 20 सब्जेक्ट्स को लिए और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को 2 वीक के लिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड या जंक फूड खिलाए और लास्ट के 2 वीक में उनको नॉर्मल खाना खिलाया। दूसरे को पहले 2 हफ्ते में नॉर्मल खाना खिलाया और उसके बाद के 2 हफ्ते में अल्ट्रा प्रोसेस फूड खिलाया। जब दोनों ग्रुप का खाना बन रहा था तो क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स और सब ने ये इंश्योर किया कि लाइक फॉर लाइक कैलोरीज हुई, कि इंग्रेडिएंट्स दोनों में सेम रहे, चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सॉल्ट हो या शुगर हो, ताकि दोनों एक दूसरे को मिमिक कर सके। जब दोस्तों इसके रिजल्ट्स आए तो इसने अल्ट्रा प्रोसेस फूड की दुनिया और साइंस की दुनिया को बहुत ज़्यादा हिला दिया, क्योंकि पहली बार अल्ट्रा प्रोसेस फूड में एक कॉजेलिटी एस्टैब्लिश हुई थी। तो क्या थे इसके रिजल्ट? सबसे पहला इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फूड, आप 500 से ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं। ये ज़्यादा कैलोरीज ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या फैट से आती है। दूसरा इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि सिर्फ 4 हफ्ते के बाद जो लोग नॉर्मल खाने से अल्ट्रा प्रोसेस खाने में गए, उनका वेट तकरीबन 900 ग्राम से बढ़ा, और जो लोग प्रोसेस फूड से नॉर्मल खाने में आए उनका वेट 900 ग्राम से कम हुआ। उन्होंने हार्मोनल लेवल चेंजेस भी देखे। हमारे अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं जो हमारी एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं। एक होता है ग्रेलिन हार्मोन, जब इसकी मात्रा बढ़ती है ब्रेन को सिग्नल मिलता है मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाते हैं। दूसरा होता है लेप्टिन हार्मोन, जिसको हम सेटिएटी हार्मोन बोलते हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है मैं फुल हूं, मुझे और नहीं खाना। इसमें यह देखा गया कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड या जंक फूड खा रहे थे उनके ग्रेलिन लेवल्स बढ़ गए और लेप्टिन लेवल्स कम हो गए। इससे एक कॉजेलिटी एस्टैब्लिश हुई कि अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे और ज़्यादा कैलोरीज खाने से आप मोटे होंगे। इसके बावजूद बाकी सब एसोसिएशन है, प्योर कॉजेलिटी एक ही है। ये कॉजेलिटी है अल्ट्रा फूड आपको एडिक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और जिसकी वजह से आप मोटे होते हैं। 3 और चीज़ देखी गई कि जब अल्ट्रा प्रोसेस फूड को नॉर्मल खाने के साथ कंपेयर किया गया तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड में 54% ज़्यादा शुगर था। नॉर्मल खाने में 77% ज़्यादा फाइबर था जो उनको फुल रख रहा था। जब हम फैट की बात करते हैं तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड में 34% फैट था, नॉर्मल खाने में 19% फैट था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं। जब एसोसिएशन की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई है। एक 2022 में स्टडी हुई थी, इन्होंने 72,000 लोगों को लिया और उस स्टडी में ये एसोसिएशन पाया गया कि 10% इंक्रीज इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड ये आपके 25% रिस्क बढ़ा देता है डिमेंशिया का और 14% बढ़ा देता है अल्जाइमर का। एक स्टडी की गई थी इटाली, यूके और स्पेन में। यह देखा गया था कि अगर आप 25% ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड या जंक फूड खाते हैं तो आपके मरने का रिस्क 26%, 22% और 62% रिस्पेक्टिवली बढ़ जाता है। अगर आप अपनी स्क्रीन देखेंगे तो बहुत सारे स्टडीज हुए और एसोसिएशंस विद डेथ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक है, कैंसर स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिसीज़, कॉन्स्टिपेशन या आईबीडी, डिप्रेशन, फैट प्रोफाइल या ट्राइग्लिसराइड्स, फ्रेल्टी जिसको ये लोग ग्रिप स्ट्रेंथ के द्वारा मेजर करते हैं, ये सब पैरामीटर्स अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से वर्सन हो गए थे। लेकिन कॉजेलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, ये एसोसिएशन था। तो आप सोच रहे होंगे प्रशांत कहना क्या चाहते हो दोस्त, इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल मतलब है दोस्तों, सब अपना काम कर रहे हैं। ये सारी पैकेज गुड कंपनीज अपना काम कर रही है, वो
अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, ज़्यादा सामान बेचने के लिए इंडियन रूल्स और रेगुलेशन के सर्कमफरेंस को रिस्पेक्ट करते हुए वो सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रही है ताकि आप और मैं बहुत ज़्यादा खाएं। जितना ज़्यादा हम खाएंगे उनका मुनाफा उतना बढ़ेगा, उतनी उनकी शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम और कंट्री के लिए कंट्री के डिफेंस में इन्वेस्ट करना। ये जो सारे टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसको यूज करती है हमारे बेनिफिट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे, बाकी सब तो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो दोस्त? आप क्या कर रहे हो? अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मैक्सिमम इंडियंस एक ही काम कर रहे हैं, हम चुप हैं। दूसरा, हम घपा घप ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड ना ही हम खा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को भी खिला रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बहुत सिंपल चीज बोलूंगा कि लाइफ में सेल्फिश बनना सीखिए, टेक कंट्रोल। जब हेल्थ की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यू आर द CEO ऑफ योर एंड योर हाउसेज हेल्थ एंड योर किड्स हेल्थ। खाली अपने और अपने परिवार के बारे में सोचे, बाकी दुनिया गई तेल लेने। जब मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे और मेरे को बोलते प्रशांत शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं बोलता हूँ शुरुआत ऑनेस्टी से करिए। पिछले हफ्ते एक लिस्ट बना लीजिए कि आपने कितनी बार ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी या बाहर खाना खाया था, कितनी बार आपके घर में अल्ट्रा प्रोसेस फूड आया था। अगर आप ऑनेस्ट होएंगे और आप नोट डाउन करेंगे, सिर्फ नोट डाउन करने से आपको पता चल जाएगा ये तो टू मच है, मुझे इसे रिड्यूस करना है। ऑटोमेटिकली आप इसको रिड्यूस कर लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। लेकिन दोस्तों, लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। दोस्तों, मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपको जज नहीं करूंगा। ये आपकी लाइफ है, आपके हेल्थ के आप ही CEO, आपके बच्चों के आप ही प्रोटेक्टर हो। चाहे आप उसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड खिलाना चाहे या ना खिलाना चाहे, एक बार खिलाना चाहे या रोज खिलाना चाहे, ये आपकी चॉइस है। कोई प्रशांत देसाई ये आपको नहीं बोल सकता कि मत खिलाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। होपफुली दोस्तों, आप राइट चॉइस लेंगे, आपकी हेल्थ को कंट्रोल में लेंगे। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मेरी 3 रिक्वेस्ट है। सबसे पहला, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में शेयर करिए, आपके फीडबैक के थ्रू मैं बेटर बनूंगा। दूसरा, ऐसा कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं पॉडकास्ट में कवर करूं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर पॉडकास्ट या एपिसोड बना सकूं। तीसरा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी बहुत बड़ी आशा है कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं, उससे सीखूं और उसके थ्रू आपको भी सिखाऊं। उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं उनको ला पाऊंगा। और दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।